स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए जो 14 दिसंबर आज जो प्राइमरी का पेपर है, ये प्राइमरी का पेपर हुआ है सीटेट का। तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है। तो हिंदी के पेपर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको ये जो प्राइमरी का पेपर है कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा सभी सेक्शंस का। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम करेंगे, हिंदी को शुरू करेंगे। देखिए हिंदी का जो पेपर है इसका सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो 91 से 120 तक जो है वो पैराग्राफ के एक प्रश्न है, भाषा वन। तो पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़ लेते हैं पैसेज के लिए। देखो, मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया जब मानव के मन के विकास के भौतिक और मानसिक दुनिया को खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो मानसिक परिवर्तन होने लगे। यह लड़ाई अब भी जारी है और आगे भी रहेगी। आनंद मार्ग के दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जा सकता है। यह बदलाव भी पूर्ण महत्व का नहीं, सापेक्ष महत्व का ही था। क्या मनुष्य अपनी अंतर्निहित कमियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? हाँ, उन शुरुआती दिनों में देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थीं। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्यों ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे अपने मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं तो वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से खामियों को दूर करने में सक्षम हैं और पोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए इसके पैराग्राफ के माध्यम से 91 से 99 तक के जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ के माध्यम से ही क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है, खामियां हैं। खामियां जो शब्द हैं वो आगत हैं, देशज है, तद्भव है या तत्सम है। तो जो खामियां हैं वो आगत हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको इसमें देखना था। तो सन्निहित, समवेष्ट और समयोजित, ये जो समहित है ना, समहित ये नहीं है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका भी सही होगा। अगला देखो, अगला जो है, आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना था। तो देखो इसमें देखो पहला ऑप्शन है, भौतिक व मानसिक जगत में एक सी कमियां थी। भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी। तीसरा ऑप्शन है, भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियां थी। और चौथा है, भौतिक व मानसिक जगत में दोनों में कोई कमी नहीं थी। पहला और चौथा और पहला तो है नहीं। भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थीं। ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, या मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे? मानव मन के विकास के कारण या मानसिक चिंतन के कारण या अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण या परिवर्तन सतत होने वाली प्रक्रिया। तो देखो मानसिक जो परिवर्तन है कैसे होने लगे? अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा जाता है क्या? ब्रह्मयोग, राजयोग या सहयोग योग? सही जो है वो है ज्ञान योग। पैराग्राफ में अपने लोगों ने पढ़ा था तो यही है। भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। तो इसमें क्या होगा ये आपको पहचानना है। तो देखो इसमें है भूत धन तिक, इसमें बी में है भूत धन इक, और थर्ड में है भूत धन ईक, और फोर्थ में है भौति धन का। तो ये वाला सही हो जाएगा, भूत धन इक। अगला देखिए, अगला जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो ये है ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मा की ऊर्जा या फिर ब्राह्मण की ऊर्जा, या ये सब गलत है। ये हो जाएगा आपका ब्रह्मांड की ऊर्जा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है आपसे कि भाई गद्यांश के अनुसार मनुष्य को ज़रूरत है किसकी?
अपनी क्षमताओं को पहचानने की, अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की खोज करने की, या अपनी कमियों को दूर करने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई वो हो जाएगा अपनी कमियों को दूर करने की, यानी कमियों को दूर करने की, बी वाला। अभी 1 मिनट चेक कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका दूसरा। अगला है मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य है? काल्पनिक दुनिया, मन की स्थिति, मन में उठने वाले भाव, या मनोभाव, मन भावन दुनिया। तो ये इसमें करेक्ट आंसर है मन में उठने वाले भाव। चलो अगला जो पैराग्राफ पैसेज है वो देखते हैं। जीवन अर्पण के लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। तो जो नहीं है वो पहचानना है। कह रहा है कभी खोना कभी पाना, कभी आशा कभी निराशा, कभी हंसना कभी रोना, कभी सोना कभी रोना। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखना है। देखो इसमें देखो आप, इसमें जो नहीं है उसकी बात कर रहा है, कभी खोना कभी पाना। तो देखो इसमें कहीं लिखा है पाता कभी कभी खोता, ये भी है। कभी आशा कभी निराशा, देखो आशा और निराशा ये भी है। कभी हंसना कभी रोना, तो हंसता और रोता ये भी है। कभी सोना कभी रोना, तो सोना और रोना वाली बात कहीं पे भी नहीं लिखी है इसमें, तो नहीं है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है समूह से भिन्न है। तो समूह से भिन्न है खाना पाना खोना, हंसना रोना, आशा निराशा, यानी भिन्न भिन्न, ये वाला आपका पहला सही है। कविता के अनुसार भावानुसार जीवन में क्या है? अपने अपने गतिमति आठों याम सुख दुख, तो इसमें हो जाएगा आठों याम। अगला देखिए, अगला जो है एक मिनट रुकिए, इसको चेक करते हैं। इसको देखो कविता के अनुसार जीवन में सदा रहते हैं क्या है? सुख दुख रहते हैं, चौथा वाला यहाँ पे सही है। ठीक है। अगला है चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को सदा शांत रहना चाहिए, सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, कार्य को रोक देना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, ये वाला हो जाएगा कार्य करते रहना चाहिए। आठों याम से क्या तात्पर्य है? तो आठों प्रहर, बी वाला ऑप्शन सही है। देखो 105 नंबर, 105 नंबर है जीवन कैसा है? तो जीवन जो है वो आशा और निराशा से घिरा है, सी ऑप्शन। अगला है आपका क्वेश्चन कि भाई मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौन नहीं है। तो देखो विस्थापन, यादृच्छिकता, संरचना निर्भरता, या वियोजन। तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्रिएशन परिकल्पना में ZPT के समान है क्या है? निवेश परिकल्पना, प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना, परिवीक्षण यानी मॉनिटर परिकल्पना, या अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना। तो इसमें जो हो जाएगा वो है निवेश परिकल्पना, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उत्पादक शब्द संपदा क्या है? उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा पहचानते हैं, या उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों में परे से परे जाकर पढ़ते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। वे शब्द जो पाठक, तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा के शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? तो जो नहीं है वो वाला आपको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय भाषा के व्याकरण नियमों की तुलना करना, द्वितीय भाषा के व्याकरण के नियमों का अधिगम और अभ्यास, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना, और दो भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना। भाषा के प्रक्रियाओं
के स्थान पर नियमों का अधिक ध्यान देना। तो इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट वाला आपको चुनना है। तो इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए चौथा वाला ऑप्शन होना चाहिए, भाषा के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया है और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या करें, किस प्रकार सोच रहे हैं, यह किसका उदाहरण है। तो ये अधिसंज्ञान है, रूपक है, अधिभाषावाद है या अधिसांकेतिकता यानी मेटा सिम्योटिक है। तो ये अधिसंज्ञान है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, एक सामुदायिक विशेष के बोलने चालने के तरीके के बारे में यह देखा गया है कि भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूह के लोग ये क्या है 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं, एक किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये पहला ऑप्शन है सामाजिक भाषिक चर, दूसरा है परिणामवादी चर, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक चर, चौथा जो ऑप्शन है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक चर। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है वो है सामाजिक भाषिक चर, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में देखिए। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है। तो किसकी अनुशंसा करता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में होनी चाहिए। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी राज्य भाषा की भाषा में होना चाहिए। सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में। सभी बच्चे अपनी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन करते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो आपको चुनना था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा नहीं है। जो नहीं है वो आपको पहचानना है। बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं। बच्चे 4-5 वर्ष की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं। बच्चे आकृति मूलक भाषा में कैसे सीखते हैं। बच्चों का भाषिक उत्पाद उन्हें भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भाषा और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है। जो सही है वो आपको चुनना है। भाषाओं में साहित्य लिखा गया है परंतु बोलियां मौखिक परंपरा का निर्भर करती हैं। भाषा और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। तीसरा ऑप्शन है भाषाओं की अपनी लिपि होती है परंतु बोलियों की कोई लिपि नहीं होती। चौथा है भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं है। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही वाला है उसको आपको चुनना है। तो देखो यहाँ पे है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न है परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। अगला क्वेश्चन देखो 115 नंबर, क्यूमेन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भर रहता है। द्वितीय भाषा में बोधगम्यता और उत्पाद, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता, और तीसरा ऑप्शन है द्वितीय भाषा में पठन और लेखन, चौथा ऑप्शन है प्रथम द्वितीय भाषा में बुनियादी अंतःवैयक्तिक कौशल। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, प्रथम द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। 116 नंबर देखिए, 116 नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल करने के तर्कसंगत नहीं ठहराता है। जो नहीं ठहराता है
वो आपको बताना है। तो देखो, शुरुआती पाठक छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो पहला ही वाला नेगेटिव है, पहला ही वाला बिल्कुल सही है। शब्द और पाठ्य सामग्री सार्थक संवेदना सृजित कर पाती है, जो कि अक्षर नहीं कर पाता। शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती है, जबकि अक्षर नहीं। शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन होता है। तो यहाँ पे शुरुआती जो पाठक है वो छोटी छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके के ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखो, 117 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? तो समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है, तो एक ऑप्शन इसमें सही है। चलो देखते हैं। अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना, विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना, घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना, अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना। तो 117 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखो। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई, वीरा 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं। वह की में संप्रेरित कर रही है। क्या कर रही है? ध्वनिग्राम, बबलाना, कुंजन या भाषिक वाग? तो वो है बबलाना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, पठन सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन है। तो जो गलत है वो आपको पहचानना है। देखो, पहला ऑप्शन है, स्कीमिंग सरसरी तौर पर पठन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री की शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग बारीकी पठन के अंतर्गत विशिष्ट और जानने के लिए पढ़ा जाता है। दूसरा है, स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पठन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, स्कीमिंग समीक्षा के लिए एक अधिक उपयुक्त है, जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद किया जाता है। चौथा है, स्कैमिंग और स्कैनिंग दोनों ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए दोनों के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल करते हैं। तो यहाँ पे गलत वाला आपको चुनना था। जब गलत वाला चुनोगे तो देखो ये वाला है दूसरा, स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। यही वाला कथन गलत है। चलो आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है भाई, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में प्रश्न पूछना आरंभ कर देते हैं तो कौन सा प्रकार ये अधिक प्रयोग में लाया जाता है? कल्पनाशीलता, नियंत्रक रेगुलेटरी, सूचनात्मक और खोजबीन परख। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, खोजबीन परख। तो दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर जो 2024 का ये आज जो पेपर हुआ है 14 दिसंबर का, यानी प्राथमिक का, तो प्राथमिक का पूरे पेपर का सलूशन आपको मिल जाएगा। सभी सेक्शन का अलग अलग सलूशन वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल दे रहा है। इसकी जो सीटेट की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर लीजिए और पेपर देखने के बाद ही कल का पेपर दीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।